तो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पे क्या है कि हमारा कुछ लास्ट पोर्शन रह गया था, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। और आपका एक लास्ट टॉपिक से बचता है इसके बाद स्केल्स के बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज में तो न्यूमेरिकल आते ही हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस टॉपिक को कवर करने में। और आज इस वीडियो में ना ये आपका पूरा लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन वाला वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करो, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आपके क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग, यानी कि सर्वेक्षण के क्या क्या सिद्धांत होता है। अब देखो यहाँ पे जो आपके सर्वे के जो प्रिंसिपल होते हैं वो दो प्रिंसिपल होते हैं। एक तो पहला है यहाँ पे कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। पूर्ण से अंश तक की दूरी या फिर पूर्ण से अंश तक का सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सर्वे में हमारा पहला प्रिंसिपल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज डन टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। जो आपका एरर्स होते हैं ना, वो एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो, मतलब साथ में ना एकदम से मतलब बड़े ना हो जाए। तो इसलिए हम ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। और दूसरा हम ये क्यों करते हैं, टू लोकलाइज द एरर, यानी कि एरर को लिमिट करना। मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंदी की टर्म्स में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऐसा तो समझ आएगा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको ना डायग्राम की हेल्प से शो करता हूँ। देखो ये आपका कोई भी आपका लोकेशन होगी, मान लो आपकी कोई भी लोकेशन है। तो यहाँ पे ना आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, जब आप फील्ड पे जाओगे आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे अपना जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर आप एक कॉलम डालोगे ना, तो यहाँ पे आपने कॉलम डाल दिया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम इसके बगल में डालोगे, तो यहाँ पे वो कुछ आपका डी डिस्टेंस से दूर होगा, जिसको हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखाते हैं, वो आपकी डी मानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपका ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं होगा, मतलब जो ये आपका यहाँ पे पिलर या फिर जो कॉलम है ना यहाँ पर, ये आपका थोड़ा आगे पीछे होगा, मतलब एरर हो सकता है। वैसे तो ये आगे ही होगा, इसको हम आगे ही लेंगे कि मतलब थोड़ा आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एरर को हम ई से लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से भी आप एक और अगर आप यहाँ पे कॉलम डालोगे, तो वो भी आपको थोड़ा आगे जाएगा। एक्यूरेट कभी नहीं होता, जब आप साइड वर्क करते हो ना, एकदम एक्यूरेसी से कोई भी वर्क आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा एरर आ गया। यहाँ पे क्या आया आपका डी प्लस ई, यहाँ पे भी सेम वही एरर आया। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपका चौथा आपका जो आपका कॉलम होगा ना, वो आपका प्लान से बाहर जा रहा है, प्लान से बाहर जा रहा है या फिर आपका लोकेशन से बाहर जा रहा है, जो आपका साइड की लोकेशन है। तो यहाँ पे भी सेम आपका डी प्लस ई एरर आया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो जो आपका एरर है ना, अगर आप इसको टोटल आप इसकी वैल्यू देखो, अगर इस एरर की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे जो आपका टोटल एरर आया है ना, वहाँ पे कितना आया, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको टोटल 5 + 2 7 और 7 आपके 14। तो यानी कि आपका 14 मीटर का यहाँ पे एरर आया। देख रहे हो, जब आप यहाँ पे एक पॉइंट को स्टैब्लिश कर रहे हो, उसके बाद आप बाकी पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपका जो एरर है ना वो बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे आप टोटल एरर निकालोगे तो वो आपका यहाँ पे 14 मीटर आएगा। मीटर की टर्म्स में अभी हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो पार्ट टू होल। पार्ट टू होल मतलब अंश से पूर्ण तक की दूरी, या फिर अंश से पूर्ण तक का जो सर्वेक्षण होता है वो आप यहाँ पे कर रहे हो। अब इसी का अगर हम उल्टा करें, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम होल टू पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम जो आपके एंड पॉइंट्स है उनको हम आप बना देते हैं। पहले यहाँ पे पहले आप एंड पॉइंट्स देखो, जहाँ पे हमें कॉलम डालने हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपके जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उनको हम हाई एक्यूरेसी से लेते हैं। यहाँ पे हाई एक्यूरेसी से आपने ले लिया, तो यहाँ पे आपके ये 4 आपके जो आपके कॉलम्स हो गए आपने डाल दिया। अब यहाँ से अगर आप कोई कॉलम आपका सेंटर में डालोगे भी ना, मान लो कि यहाँ से आप एक यहाँ पे कॉलम डाल रहे हो सेंटर में, और यहाँ से भी अगर इसकी डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे एरर तो यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एरर नहीं होगा, एरर बेसिकली यहाँ पे भी एरर होगा, लेकिन यहाँ पे एरर बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये दोनों तो फिक्स है। तो जो इसमें आपका एरर आएगा ना, थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, तो इसमें जो आपका एरर आएगा वो यहीं पे हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा। लोकलाइज का मतलब क्या होता है कि वहीं पे वो आपका लिमिट हो जाएगा, उसकी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी कि वो यहीं पे आपका फिक्स हो जाएगा, वो आगे आपका बाधा नहीं डालेगा सर्वे में। तो ये आप समझ गए होंगे। सेम अगर यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, तो यहाँ पे भी आपका एरर तो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एरर बिल्कुल नहीं आएगा, एरर तो आएगा, लेकिन वो यहीं पे रहेगा, उसका असर आपका आगे नहीं पड़ेगा सर्वे में। मान लो कि आप यहाँ से सर्वे कर रहे हो, अब आपने यहाँ पे अगर एक कॉलम डाला, तो सेम यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ से भी आपका डी डिस्टेंस पे तो होगा,
यहाँ पे आपका डी डिस्टेंस पे तो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन ये एरर आपका ना आगे कोई आपका असर नहीं डालेगा। बल्कि यहाँ पे क्या था कि अगर हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को स्टैब्लिश करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो आपका बढ़ते जाएगा आगे आगे। तो ये आप समझ गए कि पार्ट टू होल में क्या होता है। ये आपका पार्ट टू होल है, और आपका इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या समझे, तो देखो होल टू पार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले लोकेशन पे जाके हम अपने जो एंड पॉइंट्स है उनको हम हाई एक्यूरेसी से लेते हैं, और अब जो ये बाकी के इंटरमीडिएट पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, उसको हम लेस एक्यूरेसी से करते हैं। मतलब हाई प्रिसीजन से हम इन एंड पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं, और फिर इन जो आपके सेंटर में या फिर कहीं पे भी आपके मैप के अंदर या फिर आपकी लोकेशन पे जो अंदर आपके जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम आपकी लो एक्यूरेसी या फिर लो प्रिसीजन से उन्हें करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, जबकि कंट्रोल पॉइंट्स है, इनको आप कंट्रोल पॉइंट समझो। यहाँ पे कि यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स हैं, आपके कंट्रोल, यहाँ पे समझ गए आप, कंट्रोल पॉइंट्स है, आर एस्टेब्लिश्ड विद हाई प्रिसीजन। मतलब आपको सटीकता से आपको जो आपके मेजर कंट्रोल पॉइंट्स है ना, सबके साइड की कॉलम है, ये आपको हाई एक्यूरेसी से करना है, फिर हाई प्रिसीजन से करना है। और जो आपका माइनर कंट्रोल पॉइंट्स है, जैसे कि आपका ये हो गया माइनर कंट्रोल पॉइंट, इसको आप क्या करते हो, लो प्रिसीजन से या फिर आपके थोड़ा मतलब इसमें लो सटीकता करते हो आप इस्तेमाल, एकदम सटीक नहीं करते हो आप इसे। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, आप कह रहे हो कि अगर हम आपके मेजर कंट्रोल पॉइंट को हम एक्यूरेसी से करते हैं, हाई एक्यूरेसी से, तो हम इनको क्यों नहीं करते। तो देखो ऐसा होता है ना, जो आप सर्वे इक्विपमेंट करते हो इस्तेमाल, वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो वो टाइम सेविंग होते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि आप हर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप उनसे ही मेजर करोगे। उनसे करोगे तो आपका एक तो आपका इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी मतलब जो आपका बजट होगा सर्वे का उस पर असर पड़ता है। दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज डन विद हाई और लो प्रिसीजन। ये हम हाई और लो प्रिसीजन से इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारे सर्वे करने की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, वो आपकी बैलेंस रहे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो। टाइम मैनेजमेंट मतलब समझते हो ना, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ताकि आपका जो सर्वे वर्क है वो आपका ज्यादा लंबा ना हो। ये आप समझ गए। आपका ये क्या है, आपका पार्ट टू होल है, और आप ये आपका क्या है, होल टू पार्ट। ये आपको समझ के आगे होल टू पार्ट में क्या करते हैं, पहले हम एंड पॉइंट्स को या फिर मेजर कंट्रोल पॉइंट को हम स्टैब्लिश करते हैं हाई एक्यूरेसी से, और जो आपके जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स है उनको हम लो प्रिसीजन या फिर लो एक्यूरेसी से हम उन्हें स्टैब्लिश करते हैं। और ये आपको करना है आपका होल टू पार्ट, और पार्ट टू होल आपको अवॉइड करना है। पार्ट टू होल करोगे तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एरर जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्यूमुलेट होगा आपका एरर, एक्यूमुलेट होगा एरर आपका। तो ये आप समझ गए कि आपका एरर आपका बढ़ते ही जाएगा आगे आगे। तो इसीलिए आपको पार्ट टू होल नहीं करना है, आपको होल टू पार्ट करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आपका जो आपका दूसरा सर्वे का जो नियम है आपका, या फिर जो दूसरा सिद्धांत है, उसको हम आगे देखते हैं। आप चाहे तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अब देखो यहाँ पे आपका जो दूसरा सर्वे का जो आपका प्रिंसिपल है, फिर जो सिद्धांत है, वो कौन सा है, to locate a point by at least 2 measurement or 2 point of reference whose position is already fixed। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, तो मैं इसको आपको ना छोटे छोटे वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। देखो आपका कोई नया पॉइंट अगर आपको लोकेट करना है, अगर आपको कोई नया पॉइंट लोकेट करना है, तो उसे लोकेट करने के लिए आपके पास पहले से ही 2 पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए, या फिर 2 मेजरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 मेजरमेंट है, फिर 2 पॉइंट्स है ना जिनकी लोकेशन फिक्स्ड है, तब जाके आप इस तीसरे पॉइंट को आराम से ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे आपका कहाँ पे होगा, मतलब आपकी साइड पे या फिर आपके मैप पे कहाँ पे होगा। तो इतना सा इसका मतलब है। अब डेफिनेशन में अगर आप देखो तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, टू लोकेट अ पॉइंट, यानी कि अगर आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है, टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, या तो वो 2 मेजरमेंट होनी चाहिए, या तो वो 2 मेजरमेंट होनी चाहिए, या फिर वो आपके 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस होने चाहिए। अब हमारे क्या है, हमारे ये 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, या फिर हम इसे 2 मेजरमेंट भी कह सकते हैं। मान लो कि आपकी ये डी डिस्टेंस है, ये आपकी मेजरमेंट है, या फिर आपके ये 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, तो वो दोनों आपकी कवर हो गई। हुज पोजीशन इज ऑलरेडी फिक्स्ड, यानी कि अगर आपकी रेफरेंस पॉइंट है ना, तो इनकी जो पोजीशन होगी वो ऑलरेडी फिक्स्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं कि पोजीशन कहाँ पे है। अगर आपको पता ही नहीं होगा इनकी पोजीशन कहाँ पे, तो आप नेक्स्ट पॉइंट कहाँ नहीं ढूंढ पाओगे, अगर आपको इन दोनों पॉइंट की लोकेशन पता ही नहीं होगी। अगर इनकी लोकेशन फिक्स नहीं होगी तो आप इस पॉइंट को नहीं निकाल पाओगे। और ये जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, एग्जैक्टली एसएससी जेईई 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में आया था, वहां पे ये लाइन दे रखी थी, और इससे मिलती जुलती और लाइन दे रखी थी, लेकिन वहां पे ना बहुत कंफ्यूजिंग था वो, और ट्रिकी भी था। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ये डेफिनेशन एज इट इज नोट करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी अगर नया पॉइंट आपका लोकेट करना है, चाहे आपको ग्राउंड पे हो चाहे मैप में हो, तो हमें एटलीस्ट 2 मेजरमेंट चाहिए, या तो 2 मेजरमेंट चाहिए, या तो फिर हमें 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो या फिर हमें 2 मेजरमेंट चाहिए,
या फिर हमें दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट चाहिए, या फिर दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट हो गए, या फिर आपकी दो मेजरमेंट होगी तो भी चलेगा। वो पोजीशन इज ऑलरेडी फिक्स, जो कि रेफरेंस पॉइंट हो गए ना, उनकी पोजीशन ऑलरेडी फिक्स होनी चाहिए, मतलब आपको पता होनी चाहिए उनकी पोजीशन क्या है। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। इन दिस मेथड 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड इन द फील्ड, यानी कि आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपने सिलेक्ट करा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है उनको हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स, यानी कि अब हम अगर कोई नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लोकेट करना चाह रहे हैं, अगर आपका ये पॉइंट नहीं है तो अगर हम कोई भी आप अगर नेक्स्ट पॉइंट लोकेट करना चाह रहे हैं तो इन दो पॉइंट की हेल्प से हम इस तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यही इस सर्वे में कह रहा है और यही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई आपका नया पॉइंट चाहिए तो उसके लिए पहले आपको दो फिक्स्ड पॉइंट पता होनी चाहिए अपने ग्राउंड पे, तो जो आपका रिलेटिव पोजीशन होगा ना किसी भी नए पॉइंट का, उसको आप लोकेट कर पाओगे। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि उसके आसपास या फिर उसके नजदीक आपका जो पॉइंट है उसको हम रिलेटिव पॉइंट कहेंगे या फिर रिलेटिव पोजीशन कहेंगे। तो ये आप समझ गए। अब आपके क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को, इतना आसान नहीं इस चीज को समझना। अब आपको कोई जैसे आपका ए पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है यहाँ पे, अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस पता है, या फिर आपको कहो इन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल दे रखा है, दो मेजरमेंट कहा ना इसने, तो दो मेजरमेंट अगर क्या रखा है तो यहाँ से अगर वो कहे कि आपका यहाँ से 60 डिग्री पे आपका एक लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे ना यहाँ से 60 डिग्री आपको बी से जाना है, या फिर यहाँ पे कहो आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो आपका सी पॉइंट है वो यहाँ पे आपका लोकेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो एंगल्स की हेल्प से आपने एक नेक्स्ट पॉइंट को आपने फाइंड करा, तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलेशन सर्वे। ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है ट्राइंगुलेशन सर्वे। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ तो इसको भी आप नोट डाउन करो साथ में, ट्राइंगुलेशन सर्वे हो गया। अब क्या है कि अगर हमें दो मेजरमेंट दी हो, दो मेजरमेंट अगर हमें दी हो, जैसे कि ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे पॉइंट, ये आपके फिक्स रेफरेंस पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है कि हमें दे रखा है कि आपको ए और बी के सेंटर से एक ऑफसेट लेना है। अब ऑफसेट जिनको पता नहीं है, वैसे तो ये आपका लीनियर मेजरमेंट में आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफसेट क्या होता है। कि ऑफसेट मतलब क्या होता है, लेटरल डिस्टेंस होती है। अगर कोई सर्वे लाइन है ना तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो इस सर्वे लाइन पे तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ऐसे में देखो ना आप, अगर आप इस सर्वे लाइन पे ऐसे खड़े हो तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, तो इसे हम ऑफसेट कहेंगे। ये आपका कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, और इसकी आपको डिस्टेंस दे रखी है डी डिस्टेंस। तो यहाँ से आप नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट कर लोगे कि अगर आपको दे रखा है, मेजरमेंट दे रखा है कि 90 डिग्री पे आपका ऑफसेट है और वहां से आपके डी डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट है, तो वो आपका यहाँ पे आएगा। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप ऑफसेट सर्वे कहते हो। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप ऑफसेट सर्वे कहते हो। अब सेम यहाँ पे अगर आपको एंगल्स के बजाय आपको मेजरमेंट दे रखी है, अब अगर यहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे अगर एंगल दे रखे है, किसी इसमें ऐसा आ जाए जिसमें आपको डिस्टेंस भी दे रखी है लेकिन आपको साथ में आपका एंगल भी दे रखा है। जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे कि आपका ए से क्या है कि आपका 45 या 60 डिग्री पे आपका एक नया पॉइंट है, और वो आपका कितने एंगल पे है, वो आपका है आपके 60 डिग्री पे या फिर मानो 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपका नया पॉइंट आपका लोकेट हो गया। तो इस टाइप का जो सर्वे होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी डी डिस्टेंस है। मतलब आपको इतना पता है कि आपका जो नया पॉइंट है या फिर आपका रिलेटिव पॉइंट है वो आपका डी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे मौजूद है आपका, और कितने एंगल पे है आपका 60 डिग्री के एंगल पे। तो इस टाइप के जो आपका सर्वे होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैवर्स सर्वे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका ट्रैवर्स सर्वे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि आपके पास एटलीस्ट दो मेजरमेंट तो होनी ही चाहिए। दो मेजरमेंट, या तो फिर वो एक डिस्टेंस हो सकती है या फिर एंगल हो सकता है, या फिर वो आपका डिस्टेंस हो सकती है या फिर आपका दोनों एंगल हो सकती है। तो इतना आपको समझ आ गया है। तो ये आपका बेसिक था आपका किसका, आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का जो सेकंड प्रिंसिपल था कि हमें किसी भी नए पॉइंट को अगर लोकेट करना है, जैसे कि आपका कोई भी नया पॉइंट है आपको, तो उसको लोकेट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट दो मेजरमेंट होनी ही चाहिए, दो मेजरमेंट। और आपके पास दो मेजरमेंट होनी चाहिए या तो फिर आपके पास दो फिक्स रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए जिनकी लोकेशन आपको पता हो पहले से। तो आई होप यहाँ तक ना तो सब स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। इतना बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे को लगता नहीं किसी को मतलब इस लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, और इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका स्केल्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्किप मत करना। इसका एक बार अगर आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद अपने लास्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से ना आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। मैं अभी हमको बता दूं यहाँ पे कि ये जो आपका स्केल्स का टॉपिक है, हो सकता है कि आपके कॉलेज के एग्जाम में आए ना आए, लेकिन यहाँ से कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रहता है यहाँ से। तो यहाँ पता क्वेश्चन क्या होता है कि पहले आपको ये जानना है पहले स्केल्स क्या होता है। क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको जानना है कि स्केल्स क्या होता है।
देखो यहाँ पे स्केल आपका सीधे सीधे यहाँ पे पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो देखो क्या होता है कि अगर आपके ग्राउंड पे मान लो आपका 50 मीटर का आपका ग्राउंड है या फिर 50 मीटर का आपका एरिया है, तो आपको उसे शीट पे दिखाना है। और आपके पास इतनी बड़ी शीट तो होगी नहीं, माना हुआ शीट आपके पास लिमिटेड साइज की होगी, तो आप 50 मीटर के एरिया को ना इसके अंदर कैसे दिखाओगे, तो आप उसे यूनिट कन्वर्जन का इस्तेमाल करोगे। तो वही हमारा स्केल करता है। स्केल क्या करता है हमारा, कोई भी आपकी जैसे 50 मीटर की बड़ी बड़ी डिस्टेंस है, फिर बड़ी आपकी जो लेंथ है उसको छोटा करके हमें शीट पे दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट टेकन ऑन द ग्राउंड इन द सेम मैनर एंड यूनिट ऑन पेपर। यानी कि सेम वही चीज है कि आपने जो ग्राउंड पे मेजरमेंट करी है ना, जैसे कि आपने 50 मीटर की मेजरमेंट करी है ग्राउंड पे, और आपने जो आपने डिफरेंट मेजरमेंट करी है वो एग्जैक्ट मैनर पे आप पेपर पर नहीं दिखा सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं एकदम एग्जैक्ट आप पेपर पे ऐसे दिखा सको जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बट दे आर ड्रॉन विद अ रिड्यूस साइज, यानी कि उसको हम रिड्यूस साइज, उसको हम साइज को कम करके दिखा सकते हैं आपकी शीट पे। जो आपकी ग्राउंड की रीडिंग है ना उसको हम कम करके आपकी शीट पे दिखा सकते हैं। और इसी ऑपरेशन को आपका कहते हैं ड्राइंग टू स्केल, यानी कि आपका जो ड्राइंग टू, जब कि ड्राइंग करते हो ना स्केल की हेल्प से, उसी पे हम क्या करते हैं, जो आपका जो ड्राइंग हम शीट पे बनाते हैं ना उसमें हम जो आपकी ग्राउंड की मेजरमेंट है उसको हम कम करके दिखाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ऑपरेशन इज नोन एज ड्राइंग टू स्केल, यानी कि हम स्केल के हेल्प से ड्राइंग बनाते हैं और जो हमारी रीडिंग होती है ग्राउंड की उसको हम रिड्यूस साइज में आपको दिखाते हैं। ये आपको समझ आ गया, बेसिक सा है। अब यहाँ पे है कि स्केल में भी रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि स्केल जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। तीनों टाइप का आपको नाम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों टाइप का नाम याद होना। पहला आता है आपका इंजीनियर स्केल, दूसरा आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे आप आरएफ कहते हो। देखो आरएफ तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, आरएफ आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट सेम की जो ड्राइंग पढ़ी हुई है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर आपने सेकंड सेम की जो ड्राइंग पढ़ी होगी वहाँ आपने आरएफ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आता है ग्राफिकल स्केल। अब मैं सीधे सीधे अगर आपको उसका ओवरव्यू दूं तो इंजीनियर स्केल क्या होता है, जब आपने ग्राउंड के 50 मीटर को आप शीट पे 1 सेंटीमीटर मानते हो ना, ये आपका क्या होता है, इसी को आप आपका इंजीनियर स्केल कहते हो। इंजीनियर स्केल में हम इसे ऐसे लिखते हैं। और आरएफ में आपको पता होगा कि हम कैसे लिखते थे, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते थे, जैसे 1/100 या फिर 1/1000 की फॉर्म में लिखते थे। वही हम आपके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर आरएफ की फॉर्म में हम आपकी जो मेजरमेंट है उसे ऐसे लिखते थे। और जो तीसरा आपका आता है ग्राफिकल स्केल, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे ग्राफिकल स्केल है, ये दोनों तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके जो ग्राफिकल स्केल है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके ना आगे आप पढ़ोगे कि आपके जो मैप होते हैं वो श्रिंक होते हैं। आप कॉलेज में पता नहीं पढ़ोगे चीज या नहीं पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि आपके जो मैप होते हैं ना वो टाइम के साथ में आपके श्रिंक होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं मतलब सिकुड़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी मेजरमेंट में अंतर आता है। अब कोई मुझसे ये कहेगा कि यार मेजरमेंट में कैसे अंतर आएगा, वहां पे तो सारी रीडिंग लिखी हुई होती है, रीडिंग लिखी हुई होती है, उनमें अंतर नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कहीं से नया पॉइंट लोकेट करना है, जैसे कि आपके पास जो मैप दे रखा होगा ना उसमें ए या बी जो होगा ना उसमें रीडिंग तो होगी, चलो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मतलब ग्राउंड आपका 50 मीटर करीब होगा, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए से बी तो आपका फिक्स है, ये तो आपका श्रिंक नहीं होगा। लेकिन मान लो कि यहाँ से आपके कोई आपका सी पॉइंट है जो आप आपने निकाला था लेकिन वहाँ पर रीडिंग नहीं लिखी हुई है, तो वो आपका श्रिंक हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में, पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए। तो इन सब चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब समझाने के लिए थी। तो यहाँ पे आपका मेन क्या है कि आपको इन स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ से ना न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। अब मुझे कॉलेज का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव में तो न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, और हो सकता है कि कॉलेज में भी यहाँ से न्यूमेरिकल बने। तो एक बार ना इसको आप नोट डाउन जरूर करना, इसको आप नोट डाउन जरूर करना एक बार, और मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सिर्फ कॉलेज लेवल का पढ़ना है, फिर कॉलेज के साथ साथ आपको आगे कॉम्पिटेटिव की भी तैयारी करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसा आपको कंटेंट चाहिए होगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करूंगा। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे आप आगे प्रिपरेशन तो करोगे ना, तो वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन कर देना, कमेंट में बता देना कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या फिर सिर्फ जो कॉलेज का सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंजीनियर स्केल आता है, जो हमारा पहला स्केल आता है, ये बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हेयर 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट सम होल नंबर ऑफ मीटर्स, यानी कि आपका जो प्लान है, जैसे कि आपका एक ये प्लान है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका है प्लान। तो जो प्लान में आपका 1 सेंटीमीटर जो आपका होगा ना वो एक होल नंबर होगा एक्चुअल में, मतलब जो वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा ना प्लान में, वो आपका क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा या फिर क्या दर्शाएगा, वो आपका एक होल नंबर दर्शाएगा जो आपके मीटर के फॉर्म में होगा आपके ग्राउंड पे। मतलब कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो आपका अगर 1 सेंटीमीटर है ना आपका मैप में,
तो वो क्या है, वो जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, वो कोई होल नंबर दर्शा रहा है। अब होल नंबर आपको पता है कि कहाँ से शुरू होता है, 0,1,2 से लेकर जितने आपके नंबर्स आते हैं जो मीटर के फॉर्म में, जरूरी नहीं है सब मीटर के फॉर्म में है, वो आपके किलोमीटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, किलोमीटर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है, आपका जो मैप में ना 1 सेंटीमीटर होता है वो आपका कोई होल नंबर हो सकता है, या फिर कोई आपका वो होल नंबर होता है जो कि आपका मीटर की फॉर्म में दर्शाता है आपका इंजीनियर स्केल। तो इंजीनियर स्केल का सिंपल सा काम ये है कि आपके ग्राउंड में जो भी आपकी मेजरमेंट है ना उसको वो मैप में मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाता है। और यहाँ पे ना कुछ और पॉइंट लिख रखा है, जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे कि आपके लिख रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। तो ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ आता है, यानी कि मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर होता है, तो वो आपका डायरेक्ट आपका इंजीनियर स्केल होगा अगर ऐसा ऑप्शन में आता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो आपका 100 मीटर के बराबर है ग्राउंड पे। ये आपका एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर था यहाँ पे 100 के सब के, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। और ये आपका कौन सा है, ये आपका एक आपका प्लान हो गया, आपको समझ आ गया। और इसमें हम अपने इंजीनियर स्केल की हेल्प लिया हमने आपके, तो यहाँ पे जो डिटेल है और यहाँ पे ना राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है कि आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है इंजीनियर स्केल का डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि इसको आप डिस्टेंस ऑन मैप कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड यानी कि आपकी जो ग्राउंड पे अपनी जो साइड पे आपकी मेजरमेंट होगी ना वो कितनी होगी, वो 10 मीटर होगी। या तो उसे आप ऐसे लिखो, या तो फिर उसे आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 मीटर। ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आपका आरएफ पढ़ते हैं जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। तो एक बार आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और अगर चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, आपने इंजीनियर स्केल पढ़ा था कि जिसमें क्या था कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मीटर था। तो यहाँ पे आरएफ क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि आपका एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दर्शाता है, और ये आपका यूनिटलेस होता है। आपका जो इससे पहले इंजीनियर स्केल था वो क्या था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर था। उसमें क्या थी, उसमें सेंटीमीटर जो था उसकी यूनिट थी ना, मतलब जो आपकी डिस्टेंस थी उसकी वो यूनिट थी। तो ये यहाँ पे यूनिटलेस होता है, और ये 1/n की फॉर्म में आप इसे दर्शाते हो। 1/n का मतलब है कि n मतलब कोई यहाँ पे नंबर हो सकता है, और वो आपका नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3, 0 नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे आप आरएफ का एक फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे अगर लेंथ के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो ये तो आपका सेम आपका किसमें था, आपका इंजीनियर स्केल में था, सेम फॉर्मूला। अब वहां पे क्या था कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 मीटर था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर जो आपका था, तो नीचे आपको सेम यूनिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका 10 मीटर था ना, तो इसको आपको 10 मीटर को आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इस पे क्या करोगे, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, तो ये आपका 1/1000 की फॉर्म में आ गया। तो इसी को आपका आरएफ कहते हैं। यही आपका जो है ये आपका आरएफ होता है। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दर्शाता है आपको। रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाना हो गया, और फ्रैक्शन मतलब आप समझ होंगे कि आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप इसे दर्शाते हो। तो ये आपका आरएफ है, सिंपल सा इतना समझ आ गया कि जो आपका आरएफ है और आपका इंजीनियर स्केल में क्या अंतर है। यहाँ तक आपका जो मेजरमेंट था यहाँ तक वो आपका इंजीनियर स्केल तक ही थी, ऐसा आपका इंजीनियर स्केल में होता है। लेकिन जब आप उसके ना यूनिट को चेंज करोगे, जब आपके जो यहाँ पे मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे सेम यूनिट में, और आप फिर देखोगे ना कि जो आपके ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका आ रहा है, तो ये आपका आरएफ होता है। और याद रखना कि आपका न्यूमेरिकल स्केल कौन सा होता है, आपका आरएफ हो गया और आपका इंजीनियर स्केल हो गया। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रखा है कि अगर आपसे कभी एरिया के लिए पूछता है, आपको आरएफ निकालना है कि इसका आरएफ कितना है, और आपको आरएफ नहीं दे रखा तो आपको आरएफ कैसे निकालना है, अंडर रूट एरिया ऑन मैप अपॉन अंडर रूट एरिया ऑन ग्राउंड। देखो, जो न्यूमरेटर में अगर एरिया पूछ रखा है ना, तो डिनोमिनेटर में भी आपका एरिया ही पूछेगा। वहां पे आपका मैप का पूछेगा, तो यहाँ पे आपका ग्राउंड का होगा। और आपको ये दोनों चीजें ना दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, तो इसकी टेंशन मत लेना। अगर यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कभी क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आरएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आपका वॉल्यूम जो आपका मैप में होगा अपॉन वॉल्यूम ऑन ग्राउंड। ये कुछ आपको सिंपल से फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाले फॉर्मूला हो गया, और ये जो 3 फॉर्मूला है ना आपको आरएफ की याद रखने ही रखने हैं। याद रखना कि आरएफ और आपका जो इंजीनियर स्केल्स है वो आपका न्यूमेरिकल स्केल होता है, जो आपका ग्राफिकल स्केल है वो आपका दूसरा टाइप का स्केल होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इसका आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यार, वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन कर देना कि अगर आपको आगे भी पढ़ना है, जैसे कि आपका ग्राफिकल स्केल है, ये आपके वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कॉलेज में पूछेगा, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को एक बार कमेंट डाउन कर देना। मैं इन सब के लिए ना जो आपके स्केल्स हो गए और आपके इनमें एरर भी होते हैं कुछ, अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा तो आपके 4 से 5 लेक्चर आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के होंगे, तो वो बहुत लंबा जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करना, आपने जितना अब तक पढ़ा है इसको आप नोट डाउन कर दो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट में बताता हूँ। नोट में क्या चीज़ है कि अगर आपको कोई पूछता है कि आपको 1/10 और 1/1000 में से कौन सा बड़ा है,
तो आपको देख के क्या लग रहा है कि आपको देख के लगेगा कि यार इसकी वैल्यू ज़्यादा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपका बड़ा स्केल होगा और ये आपका छोटा स्केल होगा। लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। अगर आप इसे देखो तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका 0.1 आएगा और ये आपका ये आपका आएगा 001 आएगा। तो देख रहे हो कि वैल्यू मतलब जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका 1/1000 है उसका डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू देख रहे हो कितनी आ रही है, इतनी कम उसकी वैल्यू आ रही है। और जो आपका ये वाला दे रखा है इसमें डिनोमिनेटर तो छोटा है लेकिन इसकी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा आ रही है। 0.1 और 0.001 में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि इन दोनों RF में से आपका बड़ा वाला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना, जो आपका नीचे वाला जो नंबर है आपका, जिसका भी वो छोटा होगा तो वो आपका बड़ा स्केल होगा या फिर वो आपकी बड़ी वैल्यू होगी। और जो भी आपका जो डिनोमिनेटर है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो याद रखना वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि जैसे कि आपका जो कोई लैंड का एरिया है ना, उसको आपको 10 लोगों में बांटना है तो आपको ज़्यादा आपको मिलेगा। और अगर आप उसे वहीं 1000 लोगों में बांटोगे ना, तो जो आपको मिलेगा वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आपको अगर कोई लैंड होगी ना, अगर 1/10 में बटेगा तो तब तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको 1/1000 में वो लैंड बटेगी तो आपको कम एरिया मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रखना। तो यार यहाँ तक तो आपका लेक्चर मैं इतना ही रखूंगा फिलहाल। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर बताना। और अगर आपको इसके आगे पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा पढ़ना होगा कॉलेज लेवल के हिसाब से, तो आपको बता देना एक बार। मैं आपको स्केल्स और इसके अलावा टाइप्स ऑफ आपका ग्राफिकल स्केल आता है, उसके टाइप्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो मैं उसको एक बार कवर करा दूंगा, बस एक बार कमेंट कर देना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं हम ऐसे ही अपने एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।